हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर जीआईसी प्रवक्ता की क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। थ्योरी की भी क्लासें आपको हिंदी साहित्य की लगातार आपको दी जा रही हैं, इनको आप लोग क्रम से देखते चलिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी देखते चलिएगा। यानी हमारी तरफ से आपकी तैयारी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। बस आप लोगों के अंदर काफ़ी लोगों के है कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, तो आप लोग तब तैयारी करिएगा। बाकी अगर तब तक आप करोगे तब तक आपके सपने पीछे हो जाएंगे, और जो लोग कंटिन्यू रहेंगे उनके सपने बिल्कुल पास हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी शुरू करिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल, संपूर्ण खत्म करेंगे आदिकाल। और आदिकाल में जो आपकी है काफ़ी अच्छी खासी थ्योरी आपकी बन जाती है, जहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। यानी आदिकाल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक पार्ट में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में इसके जितने पीवाई के क्वेश्चन हैं, है ना, लगभग 70-80 का हो सकता है, 100 क्वेश्चन भी आपको हों, तो वो हम लोग यहाँ पर दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकल सकता है इस बार को, क्योंकि एलटी ग्रेड में जो हमने आपको दिया था लगभग 85% हमारा पढ़ाया हुआ आपको मिला होगा। लेकिन अब जीआईसी प्रवक्ता में आपको इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दे रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न बाहर से ना जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदिकाल। कह रहा है सजीव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यानी हमने कहा सजी जो प्राकृत थी उसकी अंतिम अवस्था को होती उसे बोलते हैं अपभ्रंश। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपभ्रंश से ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। कुल मिला के प्राकृत की अंतिम अवस्था का जो आपका अपभ्रंश है उससे आपका हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी हमने कहा सर अपभ्रंश नाम जो आपका है, अपभ्रंश नाम है, ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? बल्लवी के एक राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता, है ना, इनके यहाँ पर देखा जाए जो धारसेन द्वितीय थे, इनके पिता का नाम था यहाँ पर देखा जाए तो गुहरसेन, को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को कवि कहा जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए गुहसेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। सही, अगला पॉइंट दिया गया है सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा जो दी गई है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा यहाँ पर आपकी है। यानी जो सिद्धों की उद्गत रचनाएं हैं, यानी जो रचनाएं आपकी हैं वो आपकी देश भाषा में मिश्रित हैं, अपभ्रंश है, पुरानी है ना, और यहाँ पर पुरानी हिंदी की जो आपकी काव्य भाषा इसमें आपको है। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है वो सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का आपका है। यानी देखा जाए पुरानी हिंदी का जो काव्य भाषा है उसमें सूरसेनी और सौरसेनी में देखा जाए जो आपकी ब्रज भाषा और यहाँ पर खड़ी बोली जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको इसमें समाहित है। यानी ये ढांचा आपका इसके माध्यम से है। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है जो कि अभी एग्जाम में पूछा भी गया था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों में गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी बताया है। यानी देखा जाए तो सर जी यहाँ पर ये जो दिया गया है गीत गोविंद के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है कि देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जापो अवठा। यानी ये सर विद्यापति की पंक्ति है। यहाँ पर देखो दिया है 12 बरस ले कुकर जिए 13 लौस जिए सियार। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये किसका है? तो आप कहेंगे सर ये जगनिक की आपकी पंक्ति है। सर जी एक थाल मोती से भरा, ये आपकी किसकी है? अमीर खुसरू की पंक्ति है। वहीं पर देखा जाए तो सजी दिया गया है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये अमीर खुसरो की क्या है? पंक्तियां हैं। तो हम इस बार क्या करते हैं पंक्तियों को भी साथ साथ लेकर चलते हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग खत्म करेंगे पंक्तियां भी आपकी महत्वपूर्ण चलती जाएंगी। सजी यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण तथ्य में आपसे दिया गया है कि प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश और दूसरी जो आपकी है बोलचाल की जो देसी भाषा है। ये कवि जी ने यानी जो आपके कवि विद्यापति इन्होंने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक शब्द मिलता है गाहा या गाथा, कहने से प्राकृत का बोध होता है। यानी जो गाहा या गाथा है ये सजी प्राकृत भाषा से, इसलिए हम लोग कहेंगे सर प्राकृत भाषा का बोध होता है। सजी यहाँ पर दिया है दोहा या दूहा, कहने से अपभ्रंश, है ना। यानी हमने कहा गाहा और गाथा से मतलब प्राकृत से है, लेकिन दोहा या दूहा कहने से मतलब है कि अपभ्रंश या लोक प्रचलित जो काव्य भाषा है इनका बोध होता है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपसे दिया गया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। समझ में आ गया? यानी हमने कहा सर मुनि जो आपकी भरत मुनि हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इन्होंने लोक भाषा को ही देश भाषा कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है
कि अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगा था। यानी हम लोग कह सकते हैं जो आपका अपभ्रंश है या प्राकृत भाषा है ये हिंदी की रचना में विक्रमी की 7वीं सदी से होने लगा था। अगला देखो एक शब्द आपको मिलता है महासुखवाद। क्या दिया है? महासुखवाद का जो प्रवर्तन है ये आपके वज्रयान शाखा में हुआ है। याद रखिए महासुखवाद का जो प्रवर्तन है ये वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुख ये है क्या? तो महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वर। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। यानी प्रज्ञा और उपाय के योग से बना है महासुख। ये जो दशा होती है यानी आपके अंदर उत्पत्ति होती है महासुख, ये प्रज्ञा और उपाय के योग से आपका है। सो जी यहाँ पर दिया गया है गोरखनाथ का जो पंथ है, गोरखनाथ का नाथ पंथ ये मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। यानी जो गोरखनाथ जी का नाथ पंथ सुना है तो ये नाथ पंथ जो आपका है ये मूल रूप से वज्रयान शाखा में ही आता है। सर यहाँ पर दिया गया गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सर जी हमने कहा गोरखनाथ ने पतंजलि का जो उच्च लक्ष्य है ना ईश्वर की प्राप्ति है इसको लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने। हमने कहा सर जी जो वज्रयानी है वज्रयानी सिद्धांतों का लीला क्षेत्र यानी ये भारत का पूर्वी भाग आपका है। जो वज्रयानी लोग थे इनके जो आपकी टोटल उनके बारे में जानकारी है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र के रहे हैं, तो ये भारत का पूर्वी भाग आपका है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो प्रचार है वो देश के पश्चिमी भागों में विशेष करके जैसे राजपूताना है और पंजाब में किया था। इस बात को भी याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो आपके नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, यानी नाथों को नवनाथ भी कहते हैं। याद रखना है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका निम्न क्रम बताया गया है। कोई इनको नागार्जुन कहता है, कोई जड़ भरत कहता है, कोई हरिश्चंद्र कहता है, कोई सत्यनाथ कहता है, कोई भीमनाथ, कोई गोरक्षनाथ, कोई चरपट, जलंधर और मलयार्जुन के नाम से इनको क्रम में बताया गया है। यानी गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से है जो आपके नाथों की संख्या है। यहाँ पर से जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर हमने कहा है कि आप लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जी जान से तैयारी करिए, क्योंकि जब कंपटीशन के क्षेत्र में आप आते हो तो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हो एग्जाम के समय। अगर आप पहले से मेहनत करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आज के समय में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। जब एडमिट कार्ड आता है तभी भीड़ आती है, नहीं तो जो लोग पहले से मेहनत कर रहे होते हैं सफलता वही हासिल करते हैं। और आप लोग अगर पढ़ने वाले हैं तो आज से ही यहाँ पर हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आप लोगों के लिए जीआईसी प्रवक्ता का वो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं जो आपको 4000 वाला व्यक्ति यानी जो अपने कोर्स की 4000 का प्राइज लिए होगा वो भी इसके पीछे आपका फेल होगा, सिर्फ वो 149 रुपए में। यहाँ पर आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और गद्य काल ये पूरा का पूरा निचोड़ आपका है, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिंटेड हाईलाइट नोट के साथ। एक हाई लेवल की आपकी नोट्स ऑलरेडी आपको एलटी ग्रेड के समय आपको दे दी गई, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और उससे भी हाई लेवल जो आप दे सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता के आपका जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं इस बार आप दे सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट आपको मिल रहा है, ये भी आपको वहीं पर आपको मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों की है ना, जीवन परिचय भी होगा, क्लास नोट्स होंगे। और ये तो हिंदी साहित्य का है। जब हम आपको मैराथन क्लास कराते हैं, अगर आपको जीआईसी प्रवक्ता की मैराथन क्लास होगी उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, चाहे वो एग्जाम के समय में हो या आपकी पहली हो। यहां पर याद रखना ये कोर्स आपका पूरा 1 साल की वैलिडिटी है। सबसे बड़ी बात होती है कि कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक जो भी आपकी परीक्षा आती जाएंगी, केवीएस हो या आपका TRE4 हो गया है ना, या आपका यूपी जो आपका TGT है, PGT, ये सब के लिए होगा। टेस्ट सीरीज तो आपको हमेशा आपको है, टेस्ट सीरीज 1 साल तक आप लोग चाहे TGT लगाइए चाहे आप यूपी पुलिस लगाइए, यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी है सिर्फ और सिर्फ 149 है। अब आप ये मत समझिएगा कि 149 रुपए में क्वालिटी में पर दम नहीं होगा। आप क्वालिटी खुद देख पा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहां पर मिलता जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अभी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आइएगा, सर आपसे दिया गया है अपभ्रंश साहित्य। अब ये अपभ्रंश साहित्य हम यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। अपभ्रंश साहित्य क्या है, तो सर जी देख सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमने कहा सर जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन सर जी ये कैसे हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। वहीं पर देखा जाए तो सर जी जो आपके स्वयंभू हैं 8वीं सदी के आसपास के विद्वान हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना गया है। याद रखना है स्वयंभू को ही जैन परंपरा का ही प्रथम कवि माना गया है। सर जी स्वयंभू के 3 ग्रंथ आपके बताए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए पौमचर्यु है, यहाँ पर देखा जाए ऋक्वेद चर्यु जो आपका है, और स्वयंभू छंद है। अभी एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
यहां पर देखा जाए सजी दिया गया है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। सजी स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्य को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यानी जो स्वयंभू है इसको पूरा नहीं था, इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र ने पूरा किया था, जिसका नाम था त्रिभुवन था। यहाँ पर देखा जाए पौमचर्य में सजी है क्या, किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पौमचर्य में राम के चरित्र विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा। सजी देखा जाए तो शिव सिंह सेंगर नाम सुने होंगे। शिव सिंह सेंगर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज है। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं सदी में पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी शिव सेंगर ने कहा है कि पुरानी बातों के अनुसार जो पुष्य हैं या आपके पुंड हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। पुष्य दंत की कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। हमने कहा देखो दिया गया है 63 महापुरुष गुणालंकार, साथ में यहाँ पर दिया है डय कुमार चरित्र तथा आपको जो दिया गया है जसहर चरयु, ये सजी पुष्यदंत की रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए जो पुष्यदंत की एक रचना है दिया गया है 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जानते हैं, इसी को महापुराण कहा जाता है। महापुराण में देखा जाए तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र इसमें मिलेगा। कितने? तो 63 महापुरुषों का जीवन मिलता है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का प्रयोग किया है, याद रखना। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का प्रयोग किया है, याद रखना, चौपाई हो जाएगा। देखा जाए तो पुष्यदंत ने साहित्य की जो रचना है वो विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवाहट में जो आपका दिया गया है चरयुपई, ये यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद आपका बताया जाता है, यानी 15 छंद मात्राओं का छंद है। कौन है? यहाँ पर आपका चौपाई जो आपका है चौपाई, ये कहाँ पर है? अपभ्रंश और अवाहट में है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, याद रखना है, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। शिव सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है, याद रखें, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, व्याकरण रत्न का, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्यदंत जो आपके हैं वो मान्यखेट के एक राजा थे। राजा कर्ण के महात्मा भीम के सहा कविपति आपके थे, यानी मान्यखेट के जो प्रतापी राजा थे कर्ण, उनके महामत भीम के कह सकते हैं सभा कवि आपके थे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि धनपाल एक वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, यानी जो आपके धनपाल थे ये आपके मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती उपाधि दिया था। यानी धनपाल को भैया देखा जाए तो सरस्वती को उपाधि दिया गया था। किसने? मुंज ने दिया था। यहाँ पर दिया जाए तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो आपके हैं वो धनपाल ने हैं, जो कि 10वीं सदी में भविष्ययत कहा की रचना किया था। यानी कवि धनपाल की रचना का नाम है भविष्ययत कथा, है ना, यानी भविष्य जो दिया गया है भविष्ययत्ता कहा, ये आपकी धनपाल की रचना है। देखो दिया गया है कि सजी 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेश रसायन रास, इसको जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। यानी यहाँ पर हमने बताया उपदेश रसायन रास को प्रथम ग्रंथ माना गया है। ये जैन रास परंपरा के अनुसार है और है किसका? तो जिनदत्त सूरी का है। यहाँ पर देखा दिया गया है तो उपदेश रसायन जो रास है यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास कवि है, याद रखना है। उपदेश रसायन रास जो आपका है ये सजी क्या है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यहाँ पर देखा अगला पॉइंट दिया है कि रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन जो किया था उसका श्रेय भरतेश्वर बाहुबली को जाता है। यानी भरतेश्वर बाहुबली की रचना जो किया था श्री शालिभद्र सूरी ने किया था। तो हमने कहा सर रास काव्य का परंपरा जो आपका आया है हिंदी में, इसका श्रेय जो आता है वो शालिभद्र सूरी को आता है, याद रखना है। उपदेश रसायन में देखा जाए तो 80 पद्मों का नृत्य गीत रासलीला का काव्य इसमें है। कितने हैं? तो 80 पद्मांशों का ये नृत्य गीत रासलीला है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, याद रखना है। संदेश रासक किसकी रचना है? आप कहेंगे अब्दुल रहमान की, जो सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। तो हमने कहा संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का है और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कहलाता है। देसी भाषा में देखा जाए तो किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये प्रथम काव्य ग्रंथ है, याद रखना है। किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया ये प्रथम काव्य ग्रंथ है जिसका नाम संदेश रासक, याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित की गई है। विद्वानों ने उनका जो समय है 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। यहाँ पर देख सकते हैं मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं।
यानी जो आपके मुनि हैं राम सिंह जैन, है ना, राम सिंह जो आपके हैं जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि आपके कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव जो काल है वो आपके संवत 1057 के लगभग मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना किया था। मुनि राम जो दिए हैं मुनि राम सिंह, इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी में यहाँ पर देखा जाए तो एक कवि थे जिनका नाम है जोइंदू। क्या नाम है? जोइंदू से माना जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य आया है इसका आरंभ जो माना गया 6ठी सदी में एक कवि थे आपके जोइंदू से हुआ है। जोइंदू ने देखा जाए तो आपके जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना किया है। एक तो दिया है परमात्मा, दिया है परमात्मा प्रकाश, और दूसरा है आपका योग सार दिया गया है, याद रखना है। सर अगले पॉइंट में आते हैं। आपसे कह रहा है कि जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, सारगंध और आपके जोधराज। देखा जाए तो सजीव मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल में 19 कवियों को स्थान दिया है। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल में, देखो हमने कहा आरंभिक काल दिया है तो 19 कवि थे, लेकिन मिश्र बंधुओं ने ही क्या किया, आने वाले समय में यानी अपने अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक यहाँ पर पहुंचा दिया था। हमने कहा याद कैसे होगा, देखो आप दोबारा जब याद करोगे तो ये आसान होगा, 3 बार में रट जाएगा, ठीक है ना। और हम कहते भी हैं कि हम आपको 20 वीडियो तो देते नहीं है एक लेक्चर एक टॉपिक का, एक ही वीडियो आपको दे रहे हैं और एक वीडियो दे रहे हैं, तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से हर चीज रट जाएगा और जैसे प्रश्न लगाओगे हर चीज बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो आपका है अपभ्रंश में और दूसरा है देश भाषा यानी लोकों जो बोलचाल की रचना है। देखा जाए तो आचार्य अजायब साध द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। यानी अजायब साध द्विवेदी ने आदिकाल में 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद जो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज और जो सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। यानी जो हेमचंद हैं वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे थे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के जो आपकी व्याकरण का नाम क्या है, तो आचार्य के व्याकरण का नाम है सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन। क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन है। यहाँ पर देखा जाए तो हेमचंद का व्याकरण है जिसका नाम है सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश यानी तीनों का समावेशन किया गया है। जो सिद्ध हेम है इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का ही समावेश हुआ है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जो आपका जन्म हुआ था वो आपके 1088 में आपका हुआ था। हेमचंद की अन्य पुस्तकों का नाम अगर बात करते हैं तो कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है, देसी नाम माला कोश है। तो ये आपसे पूछा गया है छंदोनुशासन जो आपका हेमचंद का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक दयाश्रव्य काव्य की रचना भी किया है। चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विधा भी कहा जाने लगा। यानी प्रबंध चिंतामणि में दूहा विधा में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। यहाँ पर देखा जाए तो अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, याद रखना है। अपभ्रंश से पहले दोहे का प्रयोग नहीं होता था, याद रखना है। सही, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। यानी एक ग्रंथ आपका है प्राकृत पैंगलम, इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। सार्ड गंधर जो हैं एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी आपके रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया गया है सजी सिद्ध साहित्य में। तो सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो सरायपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने जो आपके सराहपाद हैं। सिद्धों में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य भाषा लिखा गया वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में ही आते हैं। वज्रयान का जो केंद्र है वो आपका श्री पर्वत आपका राय है। यहाँ पर देखा जाए तो सहजानियों की जो भाषा का नाम है वो संध्या भाषा है। जो सहज यानी थे उनकी भाषा का नाम संध्या भाषा थी, याद रखना है।
यहाँ पर देखा जाए कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया है कि एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उनकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ संधि या अभिप्रायुक्त मतलब अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा, यानी संध्या नहीं है, संध्या भाषा बताया गया कि संध्या भाषा रहा होगा, संध्या भाषा नहीं होगा। यहाँ पर देखा जा दिया गया है कि सहज यानियों की संध्या भाषा का जो प्रभाव है वो संत कवियों पर जो भी मतलब संत कवियों पर पड़ा है, यानी जो सहज वाणियों की संध्या भाषा है इसका प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है। वे क्या करने लगे, वे उलट बासियां लिखने लगे, यानी संध्या भाषा का प्रयोग जब इनके प्रभाव में आया तो जो संत लोग रहे थे इन्होंने उलट बासियां लिखने लगे। दोहा कोश का जो संपादन किया गया वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागाची ने किया था। याद रखना संपादन पूछा गया है। दोहा कोश जो है इस रचना का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागाची ने किया था। याद रखना है, संपादन की बात हो रही है। यहाँ पर देखो दिया है दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कड़ापा के दोहे संग्रहित किए गए हैं। यानी जो दोहा कोश है इसमें तिल्लोपा, सरहपा और कड़प्पा के दोहे संग्रहित हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया था। जो सरापा है, सरापा देखा जाए सबरपा, जो सबरपा है ये सरापा के शिष्य क्या थे, सबरपा जो थे वो सरापा के शिष्य थे और लुई पाद के गुरु थे। यानी हमने कहा कि सर जी जो सबरपा थे ये सरापा के क्या थे, शिष्य थे, और सर जी लुईपा के क्या थे, आपके गुरु थे। याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ गया था, यानी सबरों की वेशभूषा में रहते थे इस कारण से इनको सबरपाद पड़ गया इनका यहाँ पर नाम। सजी दिया गया इनका जो जन्म है क्षत्रिय कुल में आपका 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी सबरपा की पुस्तक का नाम है चर्यापद। लुईपा का जो जन्म है राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था, जो कि एक काश्य परिवार में हुआ था। सजी लुईपा की बात करते हैं, लुईपा सबरपा के शिष्य थे, यानी सबरपा के शिष्य ही आपके थे, सबरपा के शिष्य थे। यार लुईपा जो थे वो सबरपा के शिष्य थे। यहां पर देख सकते हैं 3-4 पॉइंट हुआ। सबरपा सरहपा के शिष्य थे और लुईपा के क्या थे, गुरु थे। वहीं पर जो आपके लुईपा हैं, लुईपा सबरपा के शिष्य थे, वही तो बात लिखा है ना, यानी लुईपा के गुरु हो गया सबरपा, तो लुईपा सबरपा के शिष्य हो गई। बात बराबर है। वहां पर ये लिख दिया, यहां पर इसको लिख दिया है, तो बात बराबर हो गई। 84 सिद्धों में जो लुईपा है इनका स्थान प्रथम सबसे ऊंचा मानते हैं, यानी जो 84 सिद्ध का नाम सुने होंगे इनमें लुईपा का जो स्थान है प्रथम है और सबसे ऊंचा है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम है दारिका, और उनके मंत्री थे आपके डेंगीपा, इनके शिष्य हो गए, यानी इनका साधना में इतना ऊंचा स्थान इनका था। वहीं पर देखा जाए तो सजी दिया गया है कड़प्पा। जो कड़प्पा दिए हैं वो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि भी रहे हैं। हमने कहा सर जी इनका स्थान तो आपका लुईपा का स्थान प्रथम था सबसे ऊंचा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि का अगर स्थान मिला है तो ये आपकी कड़प्पा को मिला था। जो आपके कड़प्पा हैं इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था। देखा जाए तो राहुल सकृत्यायन के अनुसार कड़प्पा जो आपके हैं, यानी हम लोग कड़प्पा कह सकते हैं, ये पंडित और कवित्व के बेजोड़ आपके थे। यहाँ पर कड़प्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरपा क्या दिया है, जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। किसने बनाया था, तो यहाँ पर कड़प्पा जो आपके थे, कड़प्पा थे, इन्होंने अपना मतलब अपने गुरु को बनाया। गुरु कौन थे, तो जलंधरपा को अपना गुरु बना लिया था। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है जैन साहित्य में आते हैं, तो हमने कहा जैन साधुओं ने अपने मत का जो प्रचार है वो हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में किया था। कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्रों में। जिन दत्त सूरी द्वारा रचित जो आपका है उपदेश रसायन रास, ये अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। यानी हमने कहा अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ जो है उपदेश रसायन रास है, जिसके रचयिता हैं आपके जिनदत्त सूरी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। सजी दिया गया है कि अभ्रंश भाषा का दूसरा रास अगर पूछ लेता है तो ये अब्दुल रहमान के द्वारा रचित जो आपका है संदेश रासक है। सजी यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो दिया है वो पंच पांडव रचित जो आपका है रास है। हमने कहा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन है, तो पंच पांडव है, जो कि रास है, याद रखना है। पंच पांडव रचित रास के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो हमने कहा सालभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। यानी पंच पांडव रचित रास के जो लेखक हैं वो आपके सालभद्र सूरी को माना जाता है। रचना 1350 ईस्वी के समय है।
यहाँ पर देखा जाएगा तो दिया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखिएगा, हमने कहा है कि पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं मन से और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। एलटी ग्रेड में हमारे द्वारा पढ़ाया गया 85% क्वेश्चन आपको मिला था, और अगर आप इस प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो आपका परसेंटेज है वो आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहा सर जी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमने कहा सर जी जो आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास है इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी, और इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली का रचित वर्णित किया गया है। ये जो ग्रंथ है 205 छंदों में आपका वर्णित एक सुंदर खंड काव्य आपका है, यानी 205 छंदों में रचित है भरतेश्वर बाहुबली रास। देखा जाए तो भरतेश्वर बाहुबली रास का जो संपादन है वो मुनिजिन विजय ने यहाँ पर किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं जिनका नाम है देवसेन के द्वारा, इनके द्वारा कृतित है यानी श्रवकाचार, यानी हमने कहा श्रवकाचार की रचना देवसेन की है और ये एक जैन आचार्य रहे हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए श्रवकाचार को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रवकाचार को नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने 1933 में श्रवकाचार की रचना किया था। श्रवकाचार में 250 दोहों का श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है फागु जो आपका काव्य है, हमने कहा सर आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु यानी वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो आपका है वो जिन चंद्र सूरी द्वारा रचित, यहाँ पर जिन चंद्र सूरी फागु को माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि फागु काव्य का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद्र जो आपके हैं सूरी, इसमें 25 छंद आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि सिर थूलिभद्र फागु, श्री थूलिभद्र फागु यानी फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना जो आपकी है वो राजशेखर सूरी ने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो सही अगला दिया है कि श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई थी, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ और राजुल के यहाँ पर विवाह की घटना मिलता है श्री नेमिनाथ फागु में। यहाँ पर देखा जाए तो दिया है कि वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों और उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण आपका होता है। अब यहाँ पर सर आते हैं किसमें, तो आपका दिया गया है नाथ साहित्य दिया है। क्या दिया है? नाथ साहित्य दिया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए नाथ साहित्य क्या कह रहा है कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सर जी याद रखना है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग साधना आरंभ मानी जाती है। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आदिकाल में ही नाथ पंथियों में हठ योग की साधना आरंभ हुई थी। आचार्य हजैब साध द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाथ भी आपके प्रसिद्ध रहे हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत में पद्धति के अनुसार देखा जाए तो हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों को योग को ही हठ योग कहते हैं। एलटी ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सजी हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग जो होता है ये गोरखनाथ ने ही चलाया था। 60 चक्रों वाला जो योग आपका होता है, आप देखे होंगे जैसे शक्तिमान देखे होंगे, इनके पीछे जो आपका चक्र घूमा करता है 6 चक्र, तो ये 60 चक्र वाला जो योग मार्ग है ये गोरखनाथ चलाया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी आपके प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर देखा जाए तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में जो रासायनी है वो नागार्जुन को मानते हैं। नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा थी, जिनका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए जैसे राजस्थानी आपकी लगती थी। सजी आते हैं रासो साहित्य में, और रासो साहित्य की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर दिया गया है। यानी रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगति परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो आपका बीसल देवरासो है।
रासो साहित्य में प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पर देखा जाए शुक्ल के अनुसार यहाँ पर कवि और रचना दिया गया है। हमने कहा दलपत विजय है, कुमार रासो, नरपति नाल है, बीसल देव रासो, जगनिक है, परमाल रासो जिसका दूसरा नाम है आलाखंड, चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो, केदार भट्ट है आपका जयचंद्र प्रकाश है, मधुकर भट्ट है जय मयंक जस चंद्रिका हो जाएगा। वहीं पर देखो दिया गया है, अभी आपके एलटी ग्रेड 2025 में पूछा गया था, यहाँ पर हमीर रासो की रचना तो आपकी किसने, तो सारंगधर ने किया था। यहीं पर देखा जाए नल सिंह ने विजयपाल रासो और श्रीधर ने रण मल्ल छंद की रचना किया था। यहाँ पर आते हैं सर जी नए पॉइंट में। बाकी जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी थ्योरी आप देख सकते हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से तैयारी करा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ 149 रुपए में आप पढ़ सकते हैं, है ना। यानी आपको डेमो पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी हमारे ऐप में जुड़ोगे तो एक और हमारी पीडीएफ है जो हमने हाईलाइट भी कर दिया है, यानी प्रिंट के माध्यम से हाईलाइट भी आपकी है। बाकी आपको हर एक सुविधा आपको है, यानी सिर्फ आपके 149 रुपए में आप बन सकते हो प्रोफेसर, ठीक है ना। यानी अगर आप मेहनत अभी से करने लगोगे तो बन सकते हो, ऐसा हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम काव्य चंद्रवरदाई को ही कहा है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद नियम में कवित्व, छप्पे, है ना, दूहा, तोमर, त्रुडक, गाहा, आचार्य चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का विशेषक भी मानते हैं, है ना। छप्पे छंद का विशेषज्ञ चंद्रवरदाई को मानते हैं। अगला देखो दिया अजायब साथ द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में भी रचित माना है। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में माना है अजायब साथ द्विवेदी ने। देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। यानी जो आपका पृथ्वीराज आपका है ना, चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है। एक कश्मीरी कवि थे जयानक, इन्होंने पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। यानी जो आपका पृथ्वीराज रासो है, इसको ये भी पूर्ण रहा था, इसका जो पूरा किया इनके पुत्र ने जल्हन ने पूर्ण किया था। यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्य शास्त्र एक त्रासदी है। हमने कहा सर जी जो आपका पृथ्वीराज रासो है एक प्रकार से त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासक वर्णन नरपत नाल के द्वारा जो बीसल देव रासो है उसमें सर्वप्रथम 12 मासक वर्णन मिलता है। परमाल रासो में आहला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलिटन ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर गाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट आपका आ गया है, यहाँ पर दिया गया है विद्यापति। तो हमने कहा सर जी विद्यापति की बात करते हैं तो इनका समय 1350 से आपकी 1450 है, क्योंकि परीक्षा में आपसे क्रम पूछ लेता है कौन से पहले आए कौन बाद में। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो आपके पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे। और बाकी हमारे ऐप में जब जुड़ोगे तो जीवन परिचय आपको दिए गए हैं, सबके जीवन परिचय हैं तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे। जीवन परिचय का मतलब सिर्फ ये नहीं है, जीवन परिचय में जुड़ोगे तो इनके नाम, पिता नाम, बप्पा का नाम, स्कूल का नाम, इनकी डिग्रियां, साथ में जितनी रचना है, कौन हिंदी आपकी रचना है, कौन आपकी कह सकते हैं अवाहट में है, कौन सा जी रचना देखा जाए तो आपकी कहानी है, क्या उपन्यास है और कौन सी कहानी है, सब कुछ उसमें है। यानी जीवन परिचय का मतलब होता है आपने पूरी 25% हिंदी को कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो भाषा के दृष्टि से विद्यापति रचित ग्रंथ में देखा जाए तो हमने कहा सर विद्यापति ने संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ रचा है। जैसे यहाँ पर दिया है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्भाग्य तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सारे, ये संस्कृत भाषा में है। वहीं पर विद्यापति के अवाहट भाषा में है वो आपकी कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। मैथिली भाषा में देखा जाए पदावली, गोरक्ष विजय है ना जो कि नाटक है, गोरख विजय का गद्य भाग संकलन है में है और पद्य भाग मैथिली में है। यानी गोरख विजय में, गोरक्ष विजय में गद्य वाला जो भाग है वो संस्कृत भाषा में है और पद्य वाला भाग आपकी मैथिली में है। सही यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि विद्यापति तिरहुत के राजा थे एक शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी राजकवि आपके थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। बच्चन जी ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हमने कहा सर विद्यापति को जाति कवि किसने, बच्चन सिंह ने कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को
पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। किसने? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने? तो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने पदावली के जो श्रृंगारिक पद आपके हैं उनको इन्होंने नागिन की लहर कहा है ना। यानी इस प्रकार से मगन हो जाते हैं इनको पढ़ने में, ये नागिन जैसी बिल्कुल लहर होती है। हजर शाह द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। अभी स्टार्टिंग मिला था, हमने कहा ये सर जी आपकी पंक्ति है विद्यापति की, लेकिन कहा किसने है? जो आपकी कहा है वाक्य शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए विद्यापति के प्रशंसकों ने उनको कई उपाधियों भी दिया है। यानी कोई अपने जयदेव कहता है, कवि शेखर कहते हैं, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना गया है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति के द्वारा एक कृति है जो आपके कीर्ति लता है। इसकी रचना आपके भ्रंग भंगी संवाद के रूप में हुई है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। यानी हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का जन्म आपके 1253 से लेके आपके 1325 तक चलते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली आदि के कवि आपके हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर लगभग 11 राजाओं का आरोहण देखा है। इतिहास के विद्वानों ने डॉक्टर यूसुफ प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दिया है। यानी कवियों को राजकुमार अमीर खुसरो कहते हैं और अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों की लगभग संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण जैसे खालिक बारी है, पहलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, गजल, ये सब आपकी दीन है आपके अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की पहलियां और मुकरियों को उक्ति वैचित्र कहा जाता है। यानी उनकी मुकरियों में पहलियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता होती है। आते हैं सर जी लौकिक साहित्य में। यानी ढोला मारू का नाम सुना होगा, ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक आपका प्रेम काव्य है। ढोला मारू रा दूहा मूलतः दोहा छंद में है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुलसय राय नामक एक कवि थे जिन्होंने कुछ चौपाइयां जोड़कर इनका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक एक राजकुमार है और मारवाड़ी नामक एक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। और इस काव्य का मूल जो कवि आपके हैं, यानी यहाँ पर जो ढोला मारू हैं, इसके मूल कवि जो आपके हैं कवि कल्लोल आपके हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो वसंत विलास 13वीं सदी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास में 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्र मिलता है। किसमें? वसंत विलास में 84 दोहे हैं। वसंत विलास का जो संपादन है सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद राय ने किया था। आते हैं विविध में, यानी लगभग आपने खत्म कर लिया है। अब यहाँ पर विविध में आते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा पदबंध, पदड़िया बंध और आपका गे पदबंध। हजर शाह द्विवेदी ने लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पर दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पदड़िया पंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदड़िया पंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया गया है, जिसे हम लोग कंडक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक कहते हैं। यानी 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया गया है, यानी दिया रहता है, जिसे हम लोग कड़वक कहते हैं, कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सराहपा में की रचनाओं में मिलता है। यानी जो आपके दोहा है ना, चौपाई है, इनका सबसे पहला प्रयोग बौद्ध सिद्ध के सराहपा की रचनाओं में मिलता है। सर जी हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय है, और यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी शिव सिंह सेंगर जो हैं वो पुष्य या पुंड को पहला कवि मानते हैं। राहुल सक्रात्यान सराहपा को मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं और गणपत चंद्रगुप्त सालभद्र सूरी को मानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कि जो डॉक्टर वी भट्टाचार्य सराहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुआल हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया था। यानी कवि भुआल जो हैं हिंदी के प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। सर जी यहाँ पर देखा जाए आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोकप्रिय प्रवृत्ति का युग माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या माना है? अनिर्दिष्ट लोक प्रकृति माना है। वहीं पर हमने कहा हजर प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी प्रथम कवि माना है। हजर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राहुल सक्रात्यान रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हमने बताया ना कि पुरानी हिंदी आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सक्रात्यान और रामचंद्र शुक्ल तीनों लोग ही मानते हैं। हजर शाह द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं।
जो अजय प्रसाद द्विवेदी हैं और रामविलास शर्मा हैं, ये अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवाहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। राम कुंवर वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यहाँ पर देखा जाए प्रमुख कवि और रचनाएं दिया गया है। हमने कहा सजीव दलपत विजय है, खुमाल रासो, चंदबरदाय पृथ्वी रासो जो ब्रजभाषा में है, नरपति नाल बीसल देव रासो, जगनिक जो कि परमाल जिसको अलखंड कहते हैं, सारधरगंड आपकी हमीर रासो है, नल्ल सिंह भट्ट आपके विजयपाल रासो हैं। और विद्यापति की बात करते हैं तो कीर्तिलता, कीर्त पताका, पदावली, लिखनावली और भू परिक्रमा ये आपको हो गया है। सराहपा जो तो हम लोग सराहपा को सरोज वज्र कहते हैं, जिनकी रचना दोहा कोश है। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु, रेडेम चर्यु जो आपके अष्टेरिमी है ना, और स्वयंभू छंद आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार, इनकी रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश है। अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक जो कि प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ आपका है। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास है। वहीं पर जिन धर्म सूरी की रचना स्थूल भद्र रास है। देखा जाए तो पुष्यदंत की रचना महापुराण, जय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु है ना, और साथ में जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास जो कि बहुत पूछी गई है। जी देवसानी की रचना क्या है? देवसेन की रचना है श्रवकाचार है। सालभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना मानी जाती है। पंच पांडव चरित रास ये भी आपकी है, सालभद्र सूरी की है। जी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना गया है। विद्यापति को अभिनय जयदूक उपाधि से विभूषित किया गया है। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है। ये रिवीजन के लिए आपका है ना, लगभग आपका पॉइंट खत्म हो गया। आपका जो आदिकाल खत्म हो गया, ये रिवीजन पॉइंट आपका है, बिल्कुल हाईलाइट वाले पॉइंट है जो कि बिल्कुल से हाईलाइट वाले होते हैं। जी बीसल देवरासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक नहीं माना है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश में अपनी रचना किया है जो कि आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता दी गई है। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। सही यहाँ पर देखा जाए तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है। खड़ी बोली हिंदी में सप्तम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। मुकरिया लिखने वाले प्रयास इन्होंने किया था। प्रबंध काव्य हम्मीर रासो के रचनाकार जोधराज हैं जो कि अभी आपके एलटी ग्रेड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखो दिया गया है ढोला मारू दुहा 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य है और इस काव्य के जो मूल कवि हैं वो आपकी कल्लोल हैं। यहाँ पर देखा जाए सरापा को सिद्धों का प्रथम कवि, सबसे पुराना कवि मानते हैं। इन्हें सहजयान या वज्रयान प्रवर्तक मानते हैं। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। चंद्र शर्मा सुरगुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को हिंदी कहा है। यहाँ पर याद रखना आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को हिंदी कवि कहा है और पुराने हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान चंद्र शर्मा गुलेरी ही आपके हैं। आदिकाल में पहलिया मुकरियां गजलों की रचना आपके अमीर खुसरो ने किया है। ये सब आपका रिवीजन पॉइंट आपके हैं। राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। सिद्धों की संख्या 84 है। प्रयुक्त भाषा को संधा या संधा कहा गया है ना, जो सिद्ध आपके हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। नाथों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 9, सिद्धों की संख्या 84 हो गई है। यहाँ पर देखा जाए हिंदी के प्रथम कवियों में अभी आपने देखा कि कई लोगों ने अपने अपने माने हैं। हमने कहा हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इस संबंध विवाद है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। राहुल सकृत्यान एवं डॉक्टर नागेंद्र ने सरापा को हिंदी के प्रथम कवि माना है। इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। राम कुंवर वर्मा ने स्वयंभू को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी आपको पढ़ाया गया था। बच्चन ने विद्यापति को हिंदी प्रथम कवि माना है। हजर प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेगन ने पुष्य या पुण्य को हिंदी प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी प्रथम कवि यहाँ पर माना है। बाकी बचता है लास्ट में एक पॉइंट आता है, ये प्रारंभिक काल या के जो आपके नाम है, यानी प्रारंभिक काल का विभिन्न नाम आपसे पूछा गया है। यानी डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सकृत्यान ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजवप्पन काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल। वहीं पर बचा हुआ आपका पॉइंट है कि हजर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर आदिकाल कहा है। राम कुंवर वर्मा ने चारण या सिद्धि काल कहा है। मोहन अवस्थी सुमन राजे ने आधार काल कहा है। हमने कहा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम काल विभाजन करते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यानी जो आपने पढ़ा तो सजी वही नाम है। रामचंद्र दिया है आदिकाल, गणपत चंद्र शुक्ल दिया है आदिकाल ही दिया है ना। यानी आदिकाल जो आपका है वो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल है। गणपत चंद्र गुप्त ने भी आदिकाल को आदिकाल ही दिया है।
वहीं पर अगले पॉइंट में आते हैं, जैसे आपका दिया है रामकुमार वर्मा का जो काल है, उन्होंने यहाँ पर देखो संधि काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है ना। वहीं पर देखा जाए तो आपकी बच्चन सिंह ने इसको अपभ्रंश काल कहा है, यानी जो आपका आदिकाल था। वहीं पर बच्चन सिंह ने भक्ति काल को भक्ति कहा है यहाँ पर, है ना। वही चीज आपका दिया है, इसमें से आपको इस प्रकार से दिया गया है। बाद में लास्ट में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इतनी आपकी हिंदी कह सकते हैं कि आपके इस वाले चैप्टर में देखा जाए तो आदिकाल में इतना आपको पढ़ना था। और ये वीडियो देख सकते हैं 45 मिनट का लगभग आपका है, और इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे। इसके बाद ना किताब उठाना पड़ेगा, ना यूट्यूब में आपको खोजबीन करना पड़ेगा, ना ही किसी के चैनल पर आप जाएंगे कि और अच्छा कोई चीज मिल जाए। इससे आपको बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमने जो बेस्ट से बेस्ट था वो हमने दे दिया है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपका था वो भी आपको दे दिया है, रिवीजन भी आपको करा दिया है। और हमने कहा है कि आप लोग अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। 149 रुपए में आपकी नोट्स आपको दी जा रही है। एलटी ग्रेड में यही नोट्स आपकी थी कितनी, 99 की। लेकिन आप लोग जीआईसी प्रवक्ता में हैं, स्टैंडर्ड आपका है। हम 45 मिनट में एलटी ग्रेड में क्या करते थे, थ्योरी और पीवाई की दोनों करा देते थे। लेकिन अब क्या है, आपका लेबर स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड लेबर है तो आपको बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। एलटी ग्रेड में आपने 85% तक स्कोर किया है हमारे चैनल से पढ़कर, लेकिन अब आप लोग जीआईसी प्रवक्ता में आप लोग और अच्छा स्कोर कर आएंगे। तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीवाई के क्वेश्चन 2 प्रकार के नोट्स ऑलरेडी है, और तीसरे प्रकार के नोट्स ये आपके होने वाली जो स्टैंडर्ड प्रकार की है। सजी 3D नोट्स आपकी है। इसमें आपके जीवन परिचय टेस्ट सीरीज 25 एग्जाम की है। 30 महत्वपूर्ण लोगों की जीवन परिचय है, जिसमें से यहां पर देखा जाए आप लोग मेंस तक भी काम कर सकते हैं। इसमें से क्लास नोट्स पीवाई की ये सब कुछ आपके है। और हमने कहा कि इस क्लास के माध्यम से याद रखना, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, है ना, साथ में आपके टीआरई 4 वाले बच्चे, यानी आप अगर अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं तो इसी के माध्यम से आप लोग बन सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगला जो हमारा कल पार्ट आएगा उसमें इसके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो आपको कल पार्ट मिलेगा इसके प्रैक्टिस यानी आदिकाल का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है ना। धन्यवाद।